We are going to discuss the chapter cell here. First, we will be quickly revising the PowerPoint, and then we are going to discuss the question and answers which I shared in the group. तो यहाँ पे सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ साइंस एंड इसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दो तरीके के सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. Cell organelles, chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, chromosome, basic structure and number. Now we come to the discovery of cell. So you can see in 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in thin slices of cork. उसने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को यूज किया और उसने कॉर्क सेल्स की एक थिन स्लाइस को देखा. तो उसको ये दिखे सेलुले यानी सेल्स दिखे माइक्रोस्कोप में, एंड जस्ट लाइक इन द साइड ऑफ द माइक्रोस्कोप इमेज देयर इज अ हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर. उस तरह के कंपार्टमेंट्स को उसने सेल कहा. देन 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी सेल्स की. 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को देखा. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. 1838 to 39 में एमजे शील्डन एंड स्केवान ने सेल थ्योरी बनाई. एंड 1855 में रुडोल्फ वर्गो ने ओमनी सेलस ई सेल्ले उसमें लाइन जोड़ी, यानी कि सेल थ्योरी के अंदर एक एडिशन किया, मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ वर्गो ने. तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स के बारे में डिस्कवरी की. देन सेल्स क्या है एक्चुअली में? सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बनता है. और कितने सेल से वो बना है उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जो सिंगल सेल्ड होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा सेल्स के बनते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. देन इरिस्पेक्टिव सेल, चाहे ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ऑर्गेनिज्म अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए लाइफ प्रोसेसेस करता है. यहाँ पर नीचे जो आपको पहली इमेज में तो ब्रिक दिख रही है. जैसे किसी बिल्डिंग को बनाना होगा तो आपको यू नीड ब्रिक. ब्रिक इज अ फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ दैट वॉल. तो सेल्स इसी तरीके से होते हैं. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द वी कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्लाइड है. देन आपको वॉलवॉक्स की स्लाइड दिख रही है. जो लास्ट वाला डायग्राम है वो वॉलवॉक्स का डायग्राम है. गैजेट्स टू स्टडी सेल्स. माइक्रोस्कोप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे सेल्स पढ़े जाते हैं. लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी इमेज आप देख पा रहे हो, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज दिख रही है. इन दोनों का डिफरेंस पड़ता है इनके रेजोल्यूशन पावर में. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है that is having the 100 to 1500 times magnification, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1 लाख to 5 लाख टाइम्स ज्यादा हो जाती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या यूज कर रहे हैं. लाइट माइक्रोस्कोप लाइट को यूज करता है इन ऑर्डर टू, लाइट की वेवलेंथ को यूज करता है इन ऑर्डर टू विजुअलाइज, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव की वजह से they can visualize. So इसलिए रेजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है. आफ्टरवर्ड्स शेप एंड साइज ऑफ सेल्स. शेप और साइज सेल्स के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि शेप और साइज डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. सेल को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसके बेसिस पे सेल्स के शेप अलग होते हैं. आप देख सकते हो रेड ब्लड सेल्स का बाइकॉन्केव शेप है, तो वो इजीली रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है. उनके अंदर उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है. देन मसल सेल्स को आप देख रहे हो स्पिंडल शेप है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ताकि इजीली कॉन्ट्रैक्शन कर सके. नर्व सेल को आपने देखा, इट इज अ we can say branched cell, just like root fibers or stem branches, it is having many branches. So fibrous structure in nerve cell ka just so as to receive the messages very fast and to transfer the messages. और स्टोमेटा में गार्ड सेल्स का बीन शेप स्ट्रक्चर है, ताकि वो एक पोर बना सके, पोर को गार्ड कर सके. गार्ड सेल्स का वही काम है कि वो उस पोर को ओपन और क्लोज कर सके. देन डायटम आप देख रहे हो, डायटम इज हैविंग अ इरेगुलर सरफेस प्लस सिलिका की उसकी सेल वॉल होती है. पैरामीशियम आप स्लीपर शेप देख रहे हो एंड सिलिया से वो कवर्ड होता है.
तो ये कुछ सेल्स हैं जिससे ये कुछ इमेजेस है जिससे आपको पता चलता है कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं ऑन द बेसिस उन्हें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल है। माइक्रोमीटर में इनकी डायमेंशंस होती हैं सेल्स की। माइक्रोमीटर 1 माइक्रोन 1000 होता है मिलीमीटर का, यानी 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मिलीमीटर्स। तो 10,000 तो मिलीमीटर्स, यानी कि 6 0 लग जाएंगे, 6 0 लग जाएंगे डिवीजन में। तो और नेगेटिव में 6 पावर रहेगी। यहाँ पर स्केल भी दिख रहा है आपको। लाइट माइक्रोस्कोप का स्केल 1 मिलीमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 नैनोमीटर तक जा सकता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप ये जो सबसे इस तरफ फिश एग को देख सकता है, प्लांट एनिमल सेल्स को देख सकता है, क्लोरोप्लास्ट को देख सकता है, तरह तरह के बैक्टीरियाज को देख सकता है, ये चेन ऑफ बेसिलाए है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ 6 स्केल की तरफ जाएंगे तो वायरसेस को देख पाता है, प्रोटीन्स को देख पाता है, लिपिड्स को देख पाता है, एटम्स तक को देख सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्केल ऑफ लाइफ, हमारी अपनी लाइफ की बात करें तो फिश एग बहुत स्मॉल है साइज में। हमिंग बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती हैं, देन ह्यूमन, ब्लू व्हेल, कैलिफोर्निया का रेडवुड ट्री। इस तरह के ऑर्गेनिज्म के साइज भी बहुत डिफरेंट होते हैं। देन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंसेस दे रखा है। यूनिसेलुलर मेड ऑफ सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नंबर ऑफ सेल्स के बनेंगे, सेल्स सिमिलर बेसिस एक्टिविटीज करेंगे, डिफरेंट शेप और एग्रीगेट्स टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। प्लांट, एनिमल, फंगी उसका एग्जाम्पल है। देन सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये फंक्शन कर सकते हैं, जैसे फूड मटेरियल्स को ले सकते हैं, न्यूट्रिशन कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, और सेल ऑर्गेनलीज होती हैं उनके अंदर, तो इसी वजह से उनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। हर ऑर्गेनली अलग अलग काम करती है। क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ये अलग अलग ऑर्गेनली का काम है। सेल किसके बने होते हैं? सेल प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। A typical cell is formed of 3 parts. Typical cell 3 parts का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट सेपरेट इन्वायरमेंट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल को बाकी इन्वायरमेंट से अलग करती है और सेल ऑर्गेनलीज को भी अलग अलग करती है। प्लाज्मा न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल, साइटोप्लाज्म पोजेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया है कि सिलेक्टिवली परमेबल है, बायलिपिड लेयर की बनती है, और फ्लूइड मोजैक इसका मॉडल है जिसमें प्रोटीन्स इधर उधर मोजैक के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। ओलिगोसैकेराइड्स, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, ये सब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम दिखा रखा है। ब्लू कलर के इसमें बायलिपिड लेयर है। स्किंटिलेशन वाला जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्किंटिलेशन पे भी एक्ट करता है, तो उसमें SEM उसको बोलते हैं। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम कैसा दिखता है वो भी यहाँ दिखा रखा है कि बायोमोलिकुलर लिपिड बायलेयर 2 लेयर्स का दिखाया है, और फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से किस तरह का दिखेगा वो भी दिखा रखा है। तो अलग अलग माइक्रोस्कोप में अलग तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हमें दिखती है, बट मेनली वो बायलेयर की होती है। देन ट्रांसपोर्ट शुरू होता है कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो ट्रांसपोर्ट, कुछ मेम्ब्रेन्स इनपरमिएबल होती हैं जो बिल्कुल भी मेम्ब्रेन अपने सोल्यूट्स को, किसी भी सब्सटेंस को पास नहीं करने देंगी। परमिएबल ऐसी चीज होंगी जो दोनों को पास कर सकती हैं, सोल्यूट को भी, सॉल्वेंट को भी। सेमी परमिएबल इस तरह की मेम्ब्रेन है जो कि सोल्यूट्स को नहीं पास करती, बस ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट कैन मूव। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल है कि इट कैन पास सॉल्वेंट एंड सम सिलेक्टेड सोल्यूट, कुछ सॉल्वेंट्स को भी वो पास कर सकती है। तो ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स तक का कॉन्सेप्ट और सेल की डिस्कवरी और सेल का इंपॉर्टेंस, ये सब आप इसको इस वाले स्लाइड में आप देख सके। जब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स, थोड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
You can see these question and answers. What is cell theory? Who modified the hypothesis of Schleiden and Skevan? सेल थ्योरी क्या है और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने श्लीडन और स्केवान की थ्योरी को, हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स आंसर? हमने अभी भी जब डिस्कवरी स्टार्टिंग से पढ़ी थी तब हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था. स्लीडन और स्केवान हैज गिवन द सेल थ्योरी. उन्होंने सेल थ्योरी दी है, ठीक है. पर वो सेल थ्योरी है क्या? उसके दो स्टेटमेंट्स क्या हैं? व्हाट आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी? You can write in the chat or you can unmute yourself and can tell me the answer. हेलो, नमस्ते. अच्छा, कौन? अभी मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, थैंक यू. So what is the cell theory and who modified hypothesis? सेल थ्योरी क्या होती है? सेल थ्योरी में दो पॉइंट्स होते हैं कि all organisms are made of cell. This is the first point of cell theory. And who modify, the second point is that all cells come from the pre-existing cell. This second point only was given by the Rudolf Virchow. Sleeden and Stevans are given the only one point of cell theory that was the first point कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं. बट वो सेल्स कहाँ से आते हैं वो किसने बताया? श्लीडन और स्केवान ने बताया. नेम अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली. कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेली बताओ जो मेम्ब्रेन लेस हो, लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल. इनको बताना है आपको. मेम्ब्रेन लेस और सेल ऑर्गेनेली कौन सी है? राइबोसोम्स. मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है राइबोसोम्स को, क्योंकि राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं एंड उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती हैं. राइबोसोम्स 70s टाइप, 80s टाइप, उनको मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं. लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल्स, यहाँ पर क्या आएगा? ऑस्ट्रिच एग आएगा, क्योंकि वो एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड एनिमल सेल है. लॉन्गेस्ट एनिमल सेल्स अगर बात करें तो लंबाई में तो होगा नर्व सेल. जो अभी हमने देखा डायग्राम में, नर्व सेल सबसे लंबे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? वेयर डू यू फाइंड प्लाज्मिड्स? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. बैक्टीरिया के सेल के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाएगा, पर न्यूक्लियस की जगह सेंटर में एक डार्क रीजन होता है, डेंस रीजन होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है. तो न्यूक्लियोइड रीजन रहेगा. पॉलीजोम्स उसमें रहेंगे, यानी राइबोसोम चेन के फॉर्म में उसमें रहते हैं, एमआरएनए से अटैच्ड, तो उन्हें पॉलीजोम स्ट्रक्चर बोलते हैं. देन आपका साइटोप्लाज्म रहेगा, सभी सेल्स में होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी आउटर मोस्ट, और कैप्सूल, किसी किसी बैक्टीरिया में कैप्सूल रहेगा, सेल वॉल रहेगी, फ्लैजिला रहता है. तो ये सब स्ट्रक्चर हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के मेन स्ट्रक्चर्स हैं. ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स रह सकते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जिन्हें बोलते हैं. देन वेयर डू यू फाइंड प्लाज्मिड? प्लाज्मिड भी साइटोप्लाज्म में उनके फ्रीली घूमता है. प्लाज्मिड होता क्या है? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए. ऐसा डीएनए जो ऑटोनॉमसली
रेप्लिकेटिंग है, खुद से डिवाइड होता है, वो आपको बैक्टीरिया सेल में मिलेगा। जैसे हम देखें इमेज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल, तो उसके कंपोनेंट्स ही पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो हमें डायग्राम याद होना चाहिए, बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम हमें याद होना चाहिए विद लेबलिंग कि उसकी क्या क्या स्ट्रक्चर। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया सेल का, ठीक है। इस तरह का फ्लैजिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म। देखो जो कॉइल्ड डीएनए एक सेंट्रल रीजन में मिल रहा है उसे न्यूक्लियोइड बोला है। देन प्लाज्मिड अलग से मिल रहा है, एक नीले रंग का अलग से एक बता रखा है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, उसे प्लाज्मिड बोला हुआ है। एक लंबा सा फाइबर बाहर की तरफ निकल रहा है जिससे बैक्टीरिया मूव कर सकता है, तो दिस इज फ्लैजिलम। और बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल है, वो भी ब्लू कलर का मार्क किया है। डार्क ब्राउन कलर का आपका सेल वॉल मार्क किया है, सबसे अंदर येलो कलर की ट्रिपल लेयर यानी ट्राई लेयर स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट ले बाउंड्री है, देन सेल वॉल है, देन कैप्सूल है। और कैप्सूल के बाहर टाइनी फाइबर जैसे पाइलस पाइलस रियली मतलब अटैच्ड दिख रहे हैं। तो पाइलस का ये स्मॉल एक्सटेंशन होते हैं। साइटोप्लाज्म मार्क कर सकते हो, राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में मतलब हैं, प्रेजेंट हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं इनके। तो इस तरह का बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर आप बता सकते हो कि ये सब पार्ट्स आपके बैक्टीरिया सेल के अंदर होते हैं। देन गिव वन फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एक फंक्शन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना। किसी किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से कोई असर नहीं होता, एंटीबायोटिक उन पे काम नहीं करती, तो बिकॉज उनके अंदर प्लाज्मिड्स के ऊपर स्पेशल जीन्स होती हैं जो एंटीबायोटिक को फेल कर देती हैं। इन अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका फंक्शन आपको बताना है। इन अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हर जगह एक ही फंक्शन है, टू सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। सेल कंटेंट को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन होता है। देन सेकंड, कैप्सूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल? सो कैप्सूल का फंक्शन है, कैप्सूल प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड द स्ट्रेंथ। सेल वॉल भी रिजिडिटी देता है बट कैप्सूल एक पर्टिकुलर शेप देता है। जो भी बैक्टीरिया की पर्टिकुलर एक शेप होती है वो बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल आती है। पिलाई एंड फिम्ब्रे, इनका क्या काम है? पिलाई का काम होता है कि इट कैन हेल्प इन रिप्रोडक्शन, एंड फिम्ब्रे का काम क्या है? इट कैन हेल्प इन एडहेशन, एक सेल को दूसरे होस्ट सेल के सरफेस से एडहेशन करने के लिए, जोड़ने के लिए। मीजोसोम्स मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं। मीजोसोम का वर्क क्या होता है? that it can help in the it sometime it also has respiratory enzyme, so it can help in respiration. And when cell divides, then also mesosomes act as a site for attachment of the duplicated DNA. डीएनए जब डबल हो जाता है और सेल एक बाइनरी फिजन करता है तो मीजोसोम से अटैच होके इट कैन डबल इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली द डबल्ड डीएनए। डबल डीएनए जो है उसको बराबर बराबर बांट सकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मीजोसोम। यहाँ पर जो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द मीजोसोम। मीजोसोम यही काम करता है कि जब डीएनए डबल हो जाता है तब उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है। ओके, देन नाउ यू विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do we call cell membrane to be dynamic, fluid and semi permeable? सेल मेम्ब्रेन को आप डायनेमिक कैसे कह सकते हो, फ्लूइड कैसे कह सकते हो और सेमी परमेबल, इन सब का मीनिंग बताना है। डायनेमिक बिकॉज